ओके। तो आप सभी का स्वागत है। आज का ये व्याख्यान हम मृदुला जी के साथ में यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मृदुला जी से आप लोगों का परिचय हो। मृदुला जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति अभियान की इस सीरीज में, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बना पाए, अलग अलग विषयों पर लोगों से बातचीत करके, आप लोगों के थ्रू कुछ और नई बातें सीख के समझ के। तो मैं आप सभी के बीच में मृदुला जी का परिचय देना चाहूंगी। मृदुला जी लगभग 40 सालों से जेएनयू कैंपस में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में इतिहास पढ़ाती आ रही हैं। कई ऐसी पीढ़ियां जेएनयू से पढ़कर निकल चुकी हैं जो मृदुला जी ने पढ़ाई हैं, जो आज अलग अलग जगहों पर अपना नाम रोशन कर रही हैं, साथ साथ मृदुला जी का भी नाम रोशन कर रही हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की 2006 से 11 तक डायरेक्टर रही हैं आप। और साथ ही सेंटर फॉर सोशल स्टडीज जेएनयू में 2012 से 14 के बीच में आप डीन की भी भूमिका आपने बखूबी निभाई है। साथ ही ब्राजील, फ्रांस, जापान, यूएसए ऐसे तमाम देशों में भी जाके आपने भारतीय इतिहास पर बात की है। और अतिथि के रूप में आप हमेशा से व्याख्यान देती आ रही हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दो आपने किताबें को ऑथर की हैं, जहां पर भारत की पृष्ठभूमि पे आपका जो व्याख्यान है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही क्योंकि कृषि प्रधान देश के हम लोग हैं, तो कृषि पर आधारित आपकी किताबें हैं, जिसमें पेजेंट्स ऑफ इंडियाज नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन और कॉलोनियलाइजिंग एग्रीकल्चर, द मिथ ऑफ पंजाब एक्सेप्शनलिज्म पर आपकी कृषि पर आधारित भी किताबें हमें देखने को मिली हैं। आपका आज इस व्याख्यान में शक्ति अभियान के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि शक्ति अभियान की हम बात कर रहे हैं, तो शक्ति अभियान से आपका मैं एक छोटा सा परिचय कराना चाहूंगी। ये एक ऐसा प्रोग्राम हमने शुरू किया है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में राजनीति में हम हमेशा से देखते आए हैं, महिलाओं को टोकन की तरह यूज किया है, एक हमें शो पीस की तरह यूज किया गया है। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी राजनीति हम खुद कब्जा करेंगे और हम वो चीजें करके दिखाएंगे। हम उस पूरे फैसले लेने की जगह पे बैठेंगे जहां से हम कुछ बेहतर कर पाए, अपने लिए हम कुछ बेहतर भूमिका निभा पाए, एक रिप्रेजेंटेशन के साथ में, पावर के साथ में। उस पावर शेयरिंग के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो शक्ति अभियान की जो टीम है, अभी 20 से 21 राज्यों में अलग अलग रूप में ये टीम्स काम कर रही हैं। और उसी की सिलसिले में हम हर रोज कोशिश करते हैं कि एक कैसे अपनी राजनीतिक रेलेवेंस को बढ़ा पाए। और आज इस व्याख्यान में हम कोशिश करेंगे कि आपसे इंदिरा गांधी जी, जिनके नाम पर इंदिरा फेलोशिप, जो शक्ति अभियान को एग्जीक्यूट करने वाली हमारी यूनिट है, जिसके थ्रू ये संचालित है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। इंदिरा जी के नाम पर इस कार्यक्रम को रखने का एक ही उद्देश्य था कि उनसे बेहतर कोई भी हमें एग्जाम्पल इतिहास में, भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलता है जब भी हम राजनीति की बात करते हैं। तो आज के व्याख्यान में हम ये कोशिश करेंगे कि वर्तमान संदर्भ में इंदिरा गांधी जी की विरासत हम जैसे नए लोगों के लिए, जो कि राजनीति में पहला कदम रखने जा रहे हैं या धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह बनाने को, तो वो कौन सी चीजें होंगी जिस पर हमें बात करनी चाहिए, इंदिरा जी से सीखने की जो चीजें हैं। तो मेरी तरफ से इतनी चीजें थी, और ओवर टू यू, नाउ वी कैन स्टार्ट। धन्यवाद आप सब लोगों का, जिन्होंने मुझे बुलाया, श्रद्धा का, अवंतिका, मुझे मौका दिया आप लोगों ने, आप सबके साथ आके बात करने का। और सबसे पहले मैं आपके जो अभियान है, आपकी जो संस्था है, उसको अपनी शुभेच्छा जनाती हूँ कि अच्छी तरह आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में आप लोग पूरी तरह सफल हों। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि बहुत सारी युवा महिलाएं जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और इसको कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं को जो है प्रथम जो जगह मिलनी चाहिए वो उनको मिले। तो आज का जो डिस्कशन है, मैं थोड़ा बीच में अंग्रेजी भी इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अक्सर मुझे पूरी तरह से हिंदी में बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कुछ ना कुछ शब्द वगैरह आप मेरे लिए मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं बीच में अंग्रेजी में भी, कभी कभी कोई कोटेशन भी हो सकता है, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ के सुनाऊं। तो इसलिए इंदिरा गांधी के बारे में बात करना जो है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल
इस बात की होती है कि उनका जो उनका जो पूरा जीवन था, उसमें इतने सारे बहुत ही रोचक पहलू हैं। उनकी बचपन से, उनके यूथ, उनका जो पीरियड था जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके पहले का, नेहरू जी के साथ जो रही, उनके साथ जो उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट दिया, और फिर इतना लंबा उनका जो दौर था, 1966 से लेके 84 तक, जिसमें सिवाय बीच में 77 से लेके 80 के शुरू तक वो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री रही। तो ये बहुत सारे पहलू उनकी जिंदगी के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही जिनमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए सबसे मुश्किल काम ये है कि कुछ सिलेक्ट करना कि किसके बारे में बात की जाए, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके संदर्भ में, उसके जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं इस वक्त हमारे देश में, हमारी दुनिया में, उनको सामने रखते हुए वो कौन से पहलू हैं इंदिरा गांधी की जिंदगी के, उनके काम के, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं या ज्यादा सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत जनरल भी आपके साथ बात करूंगी उनकी जिंदगी के बारे में, कुछ हाइलाइट्स, पर फिर मैं कुछ एक दो चीजों पे कंसंट्रेट करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि वो कौन से पहलू हैं जिन पे हमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, उससे सीखने की और समझने की जरूरत है। तो शुरू में ऐसे करूंगी कि सब ये इंदिरा गांधी को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अ, भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था, उसकी उनका जन्म ही जो है उसकी गोद में हुआ, और उसकी गोद में ही वो पली। जब 1917 में जब उनका जन्म हुआ, तो ऑलरेडी जो है उनके जो दादा थे, मोतीलाल नेहरू, वो कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े जाने माने लीडर थे। वो पॉलिटिक्स में उस वक्त उनको कम से कम, मेरे ख्याल 25 साल तो हो ही चुके थे। 1890 से वो जो थे वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो सक्रिय थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी अपनी पढ़ाई खत्म करके जब हिंदुस्तान लौटे, और फिर 2-3 साल उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करी, पर उनको उसमें खास कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने, जब एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने हिंदुस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो होम रूल लीग के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाई, ये कांग्रेस के अंदर ही एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी। लड़ाई के समय उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट तो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ इस वक्त हो नहीं सकती, तो परंतु लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उनकी समझ बनाना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में, ये काम तो किया जा सकता है विश्व युद्ध के दौरान भी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था होम रूल लीग। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक इसका इसका नेतृत्व करते थे, और बाकी हिंदुस्तान में ये एक एनी बेसेंट एक महिला थी, जो कि आयरिश ब्रिटिश डिसेंट की थी, पर हिंदुस्तान में बहुत सालों से रहती थी। उन्होंने अपना जीवन जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी। तो उनके जो नेतृत्व में जो मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुई, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे सक्रिय हुए। ये बात जो मैं कर रही हूँ, ये तकरीबन 1916 की बात मैं कर रही हूँ। तब से जो है जवाहरलाल नेहरू हमारे इस मूवमेंट में, और ये मूवमेंट में ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोगों को समझाना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है ये क्या है, इसके खिलाफ हमें क्यों लड़ना है, लोगों की समझ बनाना। इसके दौरान एक लाइब्रेरी मूवमेंट भी चलाया गया, जहाँ छोटे छोटे शहरों में, गांव में जाके
लाइब्रेरीज खोली जाती थी, वहाँ लिटरेचर रखा जाता था कि लोग जो है पढ़े समझे डिस्कस करें कि क्या हमारे आसपास हो रहा है। उसी समय जो है 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। और फिर जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी तब तक हिंदुस्तान लौट आए थे साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर जो थी वो अपने हाथ में ली। और 1919 में पहले रावलट सत्याग्रह, और फिर 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन था, उसमें पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी एकदम बच्ची थी, अभी उनको कुछ पूरी समझ भी नहीं थी, तभी से वो जो है उनके, और सबसे पहले जेल उसी आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू जेल भी गए, और फिर तो जेल का दौर चलता ही रहा। तो किस एटमॉस्फेयर में वो पली होंगी, उनके घर में सारे राष्ट्रीय लीडर्स आते थे, महात्मा गांधी आते थे, सी आर दास मोतीलाल नेहरू के बहुत करीब के दोस्त थे, और सारे घर में जो और उनके आसपास जो चर्चा होती थी वो स्वतंत्रता संग्राम को लेके होती थी। तो उनका जो मेंटल मेकअप था, जो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने जिसको अपनाया, वो ये था कि आपको जो है देश के लिए कुछ करना है। एक राष्ट्रीय भावना जो थी बहुत अ, एक प्रबल तरीके से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है उनके अंदर शुरू से ही थी। कहानियां सुनी जाती हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ और वो 11-12 साल की थी, 1929 में, तीस तीस की बात है जब दांडी मार्च हुआ, तो छोटी तो वो भी जो है वहाँ उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की लेके एक वानर सेना बनाई और कहा कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये दौर तब था कि जब उनकी माँ भी जो थी, कमला नेहरू, वो भी जो थी आंदोलन का हिस्सा बनी और प्रोटेस्ट्स में जाने लगी और प्रोसेशंस में जाने लगी। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू की जो माँ थी स्वरूप रानी, वो भी दांडी मार्च वाला जो दौर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसमें उन्होंने प्रोसेशन में हिस्सा लिया और उनको लाठी तक खानी पड़ी। तो ये पूरा एटमॉस्फेयर जो आप समझ सकते हैं कि किस में वो बड़ी हुई, किस में वो पली, ये थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती थी कि एक किसी भी शख्स का, किसी भी इंसान का जब मेंटल मेकअप उसको समझना चाहते हैं, तो उसका बचपन और उसके जो फॉर्मेटिव इयर्स हैं, टीनेज के जो इयर्स हैं जैसे, वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उस पीरियड में हम बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जबकि हम कॉन्शियस नहीं है फुल्ली, पर हमारे आसपास जो हो रहा है वो हमारे अंदर एक गहरा असर करता है। आप सोचिए कि उसके उनके उनके पिता जो थे वो इतना जेल में रहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कम्युनिकेशन का तरीका ही बनाया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, जो कि छपे भी हुए हैं। जो शुरू से ही, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता था अपनी बच्ची के साथ ज्यादा दिन तक रहने का। तो ये भी एक एक ये भी जो एक अंदर एक फीलिंग आप सोच सकते हैं एक बच्चे के मन में कि मेरे जो पिता हैं वो सब समय मेरे से दूर रहते हैं, और क्यों दूर रहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों का राज है। वो ले जाते हैं उनको, उनके घर में अक्सर पुलिस आती थी, रेड्स होते थे, कागज वागज सब कुछ जो है उठा के लिए जाते थे, पता नहीं होता था कि कब रेड होगी और कब जेल जाना पड़ेगा। और तो ये पूरी जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, उसमें वो सब समझना भी हमको बहुत जरूरी है इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी को समझने के लिए कि किस हालांकि आपको सुपरफिशियली लगेगा कि वो बहुत एक प्रॉस्परस, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, बहुत पैसा कमाया था उन्होंने, बहुत बड़ा घर था, कि एक बहुत लग्जरी की लैप में जैसे कि वो बड़ी हुई, पर ऐसा नहीं था। आप आनंद भवन अगर जाके देखिए,
तो मोतीलाल नेहरू भी जब गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आ गए तो उन्होंने भी पूरी तरह से जो उनका रहन सहन सब कुछ तो था, एकदम सादगी जो थी उन्होंने अपनाई। और हालांकि जो है वो उस तरह का कोई फ्यूडल और वो बिजनेस फैमिली का जो एक सेटअप होता है लग्जूरियस, उस टाइप का उनका अपब्रिंगिंग नहीं था। उनके वैल्यूज जो थे वो गांधीयन वैल्यूज थे, जो उस परिवार ने पूरी तरह से अपना लिए थे। तो ये सब बैकग्राउंड में रख के हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से फिर इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में कब से सक्रिय हुई। तो ये जो दौर है ये फिर 1950s में जाके आता आता है। हालांकि जैसे वो हर टाइम बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी। उनके उनके पिता जो थे वो जेल में थे और उनकी माँ बहुत सख्त बीमार हो गई। उनको टीबी था जो कि क्योर नहीं हो पा रहा था। तो फिर उनको यूरोप जाना पड़ा वहां पे ट्रीटमेंट के लिए। तो इंदिरा गांधी को अपनी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो उस वक्त शांति निकेतन में पढ़ती थी, पर उनको बुलाया गया कि तुमको अपनी माँ के साथ जो है स्विट्जरलैंड जाना होगा उनकी देखभाल करने के लिए, और कोई नहीं है क्योंकि उनके पिता तो उस वक्त जेल में थे। तो ये भी सोचो कि बहुत छोटी सी उम्र में एक 17-18 साल की लड़की जो है वो जिम्मेवारी ले रही है उसकी बीमार माँ को अकेले, जो वो एक फॉरेन देश में जाके उसको देखभाल कर रही है, और थोड़ी ही देर में उसकी माँ का देहांत हो जाता है। ये सारा कुछ जो है उसकी एक साइकोलॉजी में ये चीजें जो है ये आती हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये सब कि क्योंकि खासकर जब हम महिलाओं का करियर समझने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कोई भी करियर में आगे आने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या समाज सेवा हो, वॉलंटियरिज्म हो, सिविल सोसाइटी के लिए काम करना हो या बिजनेस में भी काम करना, जो भी है। तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से इंदिरा गांधी भी जो थी, ये हम नहीं सोचे कि वो एक बहुत संपन्न परिवार में थी तो इसलिए उनको वो चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े। उनकी जब शादी भी हुई तो उसमें काफी ऑपोजिशन वगैरह भी हुआ क्योंकि इंटरफेथ मैरिज थी। परंतु हुई, और फिर जब पर फिर से उनके माँ तो थी नहीं, और उनके जो पिता थे वो फिर से 1942 में जेल में थे। तो बाहर वो अपने परिवार में अकेली थी। जब उनका पहला बच्चा हुआ तो वो खबर जो थी जवाहरलाल नेहरू को, राजीव के जन्म की जो खबर थी वो उनको जेल में मिली। और कहा जाता है कि उन्होंने कहीं से, किसी ने थोड़े से कोई कोई मिठाई इकट्ठी करी किसी और कॉलीग ने, और सबको बांटे गए कि भाई इंदिरा का बेटा हुआ है। तो ये एक एटमोस्फियर, ये पूरा बैकग्राउंड जो है ये हमें अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो फिर 1950 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए 47 में, और फिर वो उन्होंने पूरा यहाँ पे भार संभाला, तो फिर इंदिरा जो थी वो उनके साथ रहने लगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का पूरा जो भार था, जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो घर चलाने की, और घर चलाना कोई छोटी बात नहीं होती, कैसे बड़े बड़े गेस्ट्स आते थे, सब कुछ जवाहरलाल नेहरू को जही जाना होता था उनके साथ, उनको वो अकम्पनी करती थी, उनको एज अ कंपेनियन भी वो थी, एज अ होस्टेस। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी बहुत छोटी उम्र में। उनकी उम्र उस वक्त क्या थी, मुश्किल से 30 साल की थी वो जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। तो 30 साल की उम्र से उन्होंने पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। पूरा उनका एक प्राइम मिनिस्टर के घर का भार, और उनकी एक तरह से कंपेनियन के रूप में फंक्शन करना। तो बहुत छोटी उम्र से ही जो है वो एक्टिव थी इस तरह से पॉलिटिक्स के आसपास। तो ये फिर 30s में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है कांग्रेस पार्टी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और 59 में तो फिर वो कांग्रेस की एक बार प्रेसिडेंट भी
बनी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने निभाई, जबकि तकरीबन उनकी उम्र 40 के करीब थी। और फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, और फिर शास्त्री जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और परंतु वो ताशकंद में 19 महीने के बाद उनका भी देहांत हो गया। तो उसके बाद जो था ये कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इंदिरा गांधी जो है उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इसके कई कारण थे, कुछ कारण ये भी थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये चाहते थे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो उनकी बात सुने। तो उन्होंने सोचा कि ये तो काफी अब यंग है, और इतनी पॉलिटिकली इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है, तो ये जो है एक तरह से हमारी पपेट बन के रहेंगी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक महिला के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, कि बहुत बार ये सोचा जाता है कि जो महिला है वो या तो पॉलिटिक्स में जो आती भी है वो अपने फैमिली कनेक्शंस के लिए आती है। ये भी कहा जाता है कि जो जैसे आजकल पंचायती इलेक्शंस में जब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, कि नाम तो महिला का है पर असल में तो जो अ, उसके जो पति हैं या दूसरे फैमिली मेंबर्स है, वो जो है वो एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करते हैं। पर हमने ये देखा है कि हो सकता है कि शुरू शुरू में ये हो, पर बहुत जल्दी जो है जब महिलाओं को मौका मिलता है, उनको पावर उनके हाथ में आती है, तो वो अपने आप को एसर्ट कर पाती हैं और खुद अपने डिसीजंस ले सकती है। बहुत सारा रिसर्च पंचायती राज वगैरह में जो हुआ है रिसेंटली, उसमें ये चीज सामने आई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगेन वुमेन के पर्सपेक्टिव से, कि कैसे ये बहुत बड़े बड़े जो अ, नेता थे, उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी बात जो है मान के चलेंगी, और जैसे हम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। एक कुछ ही समय के बाद जो है, जब जब सर्कमस्टांसेस बदले, तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को एसर्ट किया। आपको शायद याद भी होगा कि उनको शुरू शुरू में उनको काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, पार्लियामेंट में भी। राम मनोहर लोहिया जैसे लोग जैसे थे, उन्होंने उनको गुग्गी गुड़िया का खिताब दिया कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, बोलना ही नहीं आता, क्या ये देश चलाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल के अंदर इंदिरा गांधी ने सारा समझ समझ के अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करके, फिर कांग्रेस में जो वीवी गिरी जब प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, जब कांग्रेस के जो पुराने नेता थे निजलिंगप्पा को चाहते थे, तो उस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फाइनली जो है इंदिरा गांधी ने अपने आप को पूरा एसर्ट किया। और ये जो इस पीरियड से हम कह सकते हैं कि शी बिकेम हर ओन पर्सन, कि उसका उनका पूरा अथॉरिटी जो था वो कांग्रेस के ऊपर, और एज अ प्राइम मिनिस्टर वो फुल्ली फंक्शनल हुई। पर ये पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम कभी आप लोग स्टडी करना चाहें तो ये पीरियड जो 66 से लेके 68 69 तक का जो पीरियड है ना, जो स्ट्रगल का पीरियड है उनका, उस पे हम बहुत चीजें सीख सकते हैं। कि क्योंकि उसमें बहुत सारा जो एटीट्यूड था उनकी तरफ, वो बिल्कुल एक तरह से जिसे हम माइसोजिनिस्टिक या सेक्सिस्ट एटीट्यूड कह सकते हैं, कि क्योंकि वो महिला थी इसलिए ये अज्यूम किया जाता था कि ये जो है नहीं संभाल पाएंगी, और ये नहीं अपने आप को एसर्ट कर पाएंगी, और ये जरूर हमारे जो है बात मान के चलेंगी। पर बहुत जल्दी जो है उन्होंने उनको थोड़ा समय लगा समझने का कि अंदर कैसे अलायंसेस होते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे पार्टी के अंदर मैनिपुलेशन होते हैं, कैसे ये होता है। तो समझ समझ के उन्होंने फिर जो है एक आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर फिर उन्होंने कांग्रेस के अंदर पूरा स्प्लिट हो गया लेफ्ट राइट लाइंस के ऊपर। और यही पीरियड है जब उन्होंने फिर प्रिवी पर्सेस अबॉलिश किए, प्रिंसेस के, बैंक नेशनलाइजेशन किया, थोड़ी देर के बाद लाइफ इंश्योरेंस का भी नेशनलाइजेशन किया,
बहुत सारे 10 पॉइंट प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे रेडिकल स्टेप्स थे। गरीबों को जमीन देने के लिए, लैंड सीलिंग्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक इंदिरा गांधी के नीचे एक लेफ्टवर्ड टर्न इन इंडियन पॉलिटिक्स जो है इस पीरियड से हम देखते हैं। और इसी लेफ्टवर्ड टर्न के बेसिस पे फिर 1971 में 1971 में उन्होंने पहली बार अपने लीडरशिप के अंडर जो है इलेक्शन लड़ा। और एक साल पहले उन्होंने उसको कर दिया जो 72 में होना था, क्योंकि पहला 67 में हुआ था जनरल इलेक्शन, 72 में ड्यू था, पर उनको लगा कि अभी करने से फायदा होगा। तो उन्होंने 1971 के शुरू में ही फरवरी में ये इलेक्शन जो था अनाउंस किया, और बहुत बड़े बहुमत के साथ वो जो है इलेक्ट होके आई। 2/3 मेजोरिटी उनके पास थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी वो ला सकती थी। तो एक तरह से हम ये देखें तो ये पीरियड ऑफ स्ट्रगल जो है 67 से लेके खासकर 69 और फिर 71, उनको ये 5-6 साल लगे उनको अपना फुल अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। और 71 तक वो इन अ सेंस पीक उनका जो ऑफर पावर वो जो था वो थी। 71 में ही बांग्लादेश की लड़ाई हुई। और ये बांग्लादेश की कहानी आप सबको मालूम है, मैं दोहराऊंगी नहीं कि वहाँ पे जो अवामी लीग थी, वो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक़्त, परंतु एक इलेक्शन हुआ जिसमें कि अवामी लीग जो बंगाल की एक पार्टी थी वो उसको बहुमत मिला, पर क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में वो नहीं चाहते थे कि बंगाल की पार्टी जो है वो पावर में आए, उन्होंने उसको डिनाई किया। तो फिर यहाँ पे रिबेलियन हुआ। बहुत सारे फिर मुक्ति बहानी वाले लोग जो थे, फिर वो रेफ्यूजी इंडिया आ गए, कोई 10 मिलियन रेफ्यूजी। और फिर मार्च से लेकर दिसंबर तक ये पूरी कहानी बांग्लादेश वाली चली। और फाइनली जो है पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, इंडिया ने उसका जवाब दिया, और बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। तो ये पूरा पीरियड जो है 9 महीने का, फ्रॉम मार्च टिल दिसंबर 1971, ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग पीरियड है अगर हम इंदिरा गांधी को समझना चाहते हैं कि किस निपुणता के साथ, किस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने ये पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डोमेस्टिक सिचुएशन नहीं था, यहाँ पे पूरा इंटरनेशनल सिचुएशन था, क्योंकि ये तो एक दूसरे देश का मामला था। तो किस तरह से उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो पूरे दुनिया में भेजे, अपना इंडिया का केस समझाने के लिए कि हमारे यहाँ इतने रेफ्यूजी आए हैं, हम को इंटरवीन करना जरूरी है। खुद वो बहुत सारे लीडर्स से मिली, कन्विंस किया, एक पूरा एटमॉस्फेयर बिल्डअप किया, सोवियत यूनियन के साथ अपने टाइज जो थे वो स्ट्रेंथन किए। अमेरिका जो था इसके बिल्कुल खिलाफ था, उन्होंने 7th फ्लीट अपनी भेज दी बे ऑफ बंगाल में, पर वो पीछे नहीं हटी। और ये पूरा जो पीरियड था एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो एकदम अपने मैं कहूंगी कि एकदम अपने पीक पे थी इस पीरियड में। और इस वक्त उनकी, हमको अपना फिर से याद करना चाहिए कि इस वक्त उनकी उम्र जो है तकरीबन वो 50, मतलब मिड 50s में रही होंगी। तो बहुत ही फैसिनेटिंग पीरियड है किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश का जो था पूरा वो हैंडल किया। इस पॉपुलैरिटी के रहते हुए उन्होंने बहुत सारे जो थे प्रोग्रेसिव जो मेजर्स थे वो लिए, रैडिकल प्रोग्रेसिव मेजर्स जो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। 71, 72, 73 का जो पीरियड था उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स
लिए, लैंड रिफॉर्म को लेके, वर्कर्स के बेनिफिट्स को लेके, बहुत सारे प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैंक नेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करना, गरीब लोगों को लोन देना, टैक्सी ड्राइवर्स को, छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं उनको लोन दिलाना, बहुत सारी इस तरह के प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उन्होंने फॉलो किए। इंडस्ट्री के भी उन्होंने जो थे, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी और बिग मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। ये सब चीजें जो है इस दौर में हमें बहुत सारी जो स्टेट्स, उसी वक्त बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए जहां पे कांग्रेस बड़ी जोरों से जीती, तो वहां भी उन्होंने कोशिश करी कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है फॉलो करें। परंतु दौर बदला 73 से, जो था 73-4 से जो था, यहाँ पे माहौल बदलने लगा। सबसे बड़ा हुआ ऑयल शॉक। ऑयल प्राइसेस जो थे वो शूट कर गए इंटरनेशनल रीजंस के कारण, और हिंदुस्तान के हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो गई, और प्राइस राइज हुआ। और इसके चलते चलते जो था, बहुत सारे एजिटेशन शुरू हो गए। सबसे पहले गुजरात में नवनिर्माण एजिटेशन, और ये मामला बढ़ता बढ़ता कुछ महीनों, तो साल के अंदर, ये जिस जिस मूवमेंट को हम जेपी मूवमेंट कहते हैं उसमें ये कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे वो सब इकट्ठे हो गए, और बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश के कई हिस्सों में, सब हिस्सों में नहीं, ज्यादातर गुजरात और इधर नॉर्थ इंडिया में, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्राइडेंट तरीके का एक मोबिलाइजेशन उन्होंने शुरू किया। गुजरात में तो सरकार गिरा ली, और एक इलेक्टेड सरकार प्रेशर में डाल के इंदिरा गांधी एग्री कर गई। और फिर इन्होंने सोचा कि ये तो अब बहुत अच्छा है, हम और प्रेस करें तो हमें एडवांटेज होगा, करते रहे। तो एक इस तरह का माहौल बना कि बाय बाय द टाइम ये इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है जून 1975 में, क्योंकि समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करी इंदिरा गांधी ने। ये तो नहीं था कि वो बैठे बिठाए उनको अचानक ध्यान आया कि मुझे तो डिक्टेटर बनना है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। उसके पहले करीबन 1-1.5 साल से इस तरह का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो था, इलीगल एजिटेशन जो था, देश में चलाया जा रहा था। और कुछ महीने पहले से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जो कि बाय द वे उनके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, इंदिरा गांधी उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी, बेटी की तरह ट्रीट करते थे, परंतु बहुत कोशिश की आपस में बातचीत वगैरह करके कुछ सुलह निकल आए, पर नहीं, जेपी इस पे तुले हुए थे कि इंदिरा को हटाना है। और एक सबसे, जो जितने भी प्रो ऑपोजिशनल फोर्सेस थे वो इकट्ठे हो गए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेपी, जो कि हमेशा सारी उम्र इतने सेक्युलर रहे थे, वो आफ्टर ऑल सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस सोशलिस्ट थे आजादी के पहले जो थे। और वो इस वक्त उन्होंने आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ जो थी उस वक्त, उसके साथ उन्होंने अलाई किया, क्योंकि जेपी के पास अपनी तो कोई पार्टी और अपने कोई काडर थे नहीं। तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए उन्होंने इन लोगों को अपने साथ रखा, और इस हद तक कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आरएसएस कम्युनल है तो मैं भी कम्युनल हूँ। ले दे की सिचुएशन ऐसी बन गई कि अ, सेना तक को ऑर्डर्स नहीं मानने के लिए प्रवोक किया गया, और इंदिरा गांधी के घर को हम घेराव कर देंगे। ये अगले एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में कि और इसके बाद इंदिरा गांधी के घर का घेराव हो जाएगा, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह का बहुत ही लॉलेस एटमोस्फियर एक था जो देश में बना। और इस हालात में इंदिरा गांधी ने जो था एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब ये जो पीरियड है इमरजेंसी का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पीरियड है। ये इंदिरा गांधी के, आप ये कह सकते हैं कि उनका जो अदरवाइज जो उनका एक ब्रिलियंट और ग्लोरियस करियर था उस पे एक दाग की तरह देखा जाता है।
ये सच है, और इसको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात कि ये क्यों हुआ, और दूसरी बात कि क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव थे या नहीं थे। तो इसको भी स्कॉलर्स ने एनालाइज किया है, डिस्कस किया है। और इनफैक्ट इंदिरा गांधी तो ये चाहती थी, और उन्होंने कहा भी था कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि देखिए 71 में इलेक्शन हुए थे, तो 76 के शुरू में तो इलेक्शन हो ही जाने थे, 5 साल के अंदर तो होना ही होना था। तो अब मुश्किल से 5-6 महीने बचे थे इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने जेपी को बहुत बार कहा कि अब इलेक्शन होंगे तो वहां आप लड़ लेना, पता चल जाएगा, फैसला हो जाएगा कौन लोग किसको चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि हमको चाहते हैं। पर जेपी उसके लिए वेट करने को तैयार नहीं थे। गलती इंदिरा गांधी की ये हुई कि जैसे उन्होंने 71 में 1 साल पहले इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे, उनको चाहिए था कि इनको चैलेंज करने के लिए इन फोर्सेस को, बजाय इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, उनको इमीडिएटली जो है इलेक्शन की कॉल दे देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी इतनी अनपॉपुलर हो गई थी कि वो इलेक्शन में हार जाती, ऐसी कोई भी खतरा नहीं था। परंतु जो भी था, उनके उनकी अपनी समझ थी, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। बहुत बारी उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल साजिश भी है, और आपको मालूम है कि उसी साल 1975 15 अगस्त, ये 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर होती है 75 में, 1975 में, और 15 अगस्त, कितने महीने हुए उसके बाद? जुलाई और अगस्त, 2 महीने के कम, 2 महीने के 10 दिन कम में, 15 अगस्त 1975 में मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी थे, हेड थे, वहां एक कूडेटा होता है, उनको और उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाता है। और ये माना जाता है कि ये सीआईए की कंस्पिरेसी थी। और हमारे पास ये रिकॉर्डेड एविडेंस है कि जिस ये 15 अगस्त को सुबह ये खबर मिली, जिस वक्त इंदिरा गांधी जो थी 15 अगस्त लाल किले से अपना देश के नाम भाषण देने जा रही थी, तो उनके साथ उनके प्रेस सेक्रेटरी बैठे थे, और उन्होंने शारदा प्रसाद, और उन्होंने उनको कहा कि अब तुम समझते हो कि मैं इतने दिन से क्या कह रही हूँ, कि बहुत बड़ी साजिश जो है ये हमारे आसपास चल रही है, ये जो मुजीब के साथ हुआ है ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे उनके पास जानकारियां थी, इनपुट्स थे, जिनके समझते हुए, सोचते हुए उन्होंने ये फैसला लिया हो। परंतु जो भी है, ये एक ये एक एक नेगेटिव जो है मार्क उनके पूरे करियर के ऊपर एक तरह से ये रह गया। हालांकि हमें ये जरूर याद करना चाहिए कि इमरजेंसी हटाई कैसे, और कैसे हटी, ये भी एक रिमार्केबल चीज है। दुनिया में बहुत कम उदाहरण है कि जो कोई अथॉरिटेरियन एक लीडर है, वो अपनी एक तरह से डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करता है और फिर अपने ही उस पे जो है अपने आप ही जो है उसको हटा लेता है। यूजुअली फिर कोई कू डेटा होता है, या कोई रिबेलियन होता है, या कोई रेवोल्यूशन होती है, जिससे कि वो सत्ता जो बदलती है। और ये एक अनोखा एग्जाम्पल था, जबकि जो जिसने इम्पोज किया वो अथॉरिटेरियन रूल, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, उन्होंने खुद उसको हटाया। और कई तरह के एविडेंस हमारे पास है जो हमें बताते हैं कि वो इससे कभी भी खुश नहीं थी। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि ये उनको करना पड़ा, और अ, वो चाहती थी कि इसको जितना जल्दी हो सके ये हटाया जाए। पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ये वो विश्वास करने लग गई थी कि ये करना जरूरी था, नहीं तो सिचुएशन जो थी बिल्कुल केओस हो जाता, और इंडिया को गवर्न करना ही मुश्किल हो जाता। तो ये भी एक मुझे लगता है ये एक पहलू है उनके जिंदगी का, जिससे हमें कतराना नहीं चाहिए, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि देखिए, दूसरी बात ये है कि जो इतने बड़े लीडर होते हैं किसी भी देश की जो नुमाइंदगी लेते हैं, और खासकर हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा इतना कॉम्प्लेक्स देश, ये हम सोचे कि उनकी जिंदगी में उनके पूरे करियर में कभी कोई गलतियां भी नहीं हुई होंगी, ये हो नहीं सकता। बड़े से बड़ा लीडर जो है उससे गलतियां होती हैं। हमें उनको भी ठीक से समझना, उनको स्टडी करना, उनको देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जिंदगी में भी हमने कई गलतियां की होंगी। कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं, गलतियां क्यों होती हैं, ये सब समझने के लिए भी जो है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कई बारी इतिहास लेखन को लेके कोशिश की जाती है कि स्कूल की किताबें जो है उनमें जो नेगेटिव चीजें हैं हमारे पास्ट के बारे में, उनके बारे में नहीं बात की जाए। जैसे कि अभी हाल ही में कई संशोधन करने की कोशिश हुई एनसीईआरटी वगैरह में, कि कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात ना करें, दलित के ऊपर क्या अट्रॉसिटीज होती थी उसके बारे में बात ना करें, स्कूल के बच्चों को बताने की क्या जरूरत है ये सब। उनको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए हमारे पास्ट के बारे में, कि बहुत ग्लोरियस पास्ट था, हम इतने बड़े थे, हमने ये इन्वेंशन किया, हम ये थे, हम वो थे, हम बहुत, हमेशा अपने ग्लोरी के बारे में बताना चाहिए ताकि उनमें प्राइड आए। ऐसा नहीं होता है। प्राइड आती है सच और अच्छी चीजें और बुरी चीजें सब कुछ जान के और समझ के। तो मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी के बारे में हम बात करें तो हमें इमरजेंसी से डर जाना चाहिए। हमें उसे फ्रंटली बात करनी चाहिए। अगर हमें लगे कि ये गलत गलत हुआ तो हमें मानना चाहिए कि गलत हुआ। अगर हम समझते हैं कि नहीं वो जस्टिफाइड थी, तो हम उसको स्टडी करके कहें कि नहीं, हमारे हमारे समझ में वो जस्टिफाइड थी। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस पीरियड को जो है स्टडी नहीं करें। दूसरी बात है, इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए। कम्युनलिज्म के खिलाफ उन्होंने आरएसएस वगैरह को बैन किया, और इकोनॉमिक, खासकर प्रो पुअर बहुत सारे मेजर्स उन्होंने लिए, जैसे हाउस साइट्स फॉर द होमलेस, फॉर द लोएस्ट कास्ट, फॉर द एससी। ये जो बड़े बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम जो था, ये इमरजेंसी। फिर डेट बॉन्डेज, जो 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 बच्चे और लेबरर्स जो थे जिनको बांधा जाता था एक तरह से, उधार दे के, फिर वो एक तरह से बंदी मजदूर जिसको हम कहते हैं। तो बंदी मजदूर का जो पूरी प्रथा थी उसको उन्होंने अबॉलिश किया, और उसको अबॉलिश करने के लिए इम्प्लीमेंट उसको कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। इसी तरह कई सारा प्रोग्राम थे जो कि इकोनॉमिकली, जो प्रो पुअर, लोन देना, लाइवलीहुड के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे स्कीम्स। तो कई कुछ ऐसी चीजें हैं उस पीरियड की जिसको हमें पॉजिटिवली भी, हमें स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि उस पीरियड में भी क्या हुआ। फिर जो है इंदिरा गांधी हार जाती है इमरजेंसी में, वो सबको मालूम है, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता है, सब कुछ सहती हैं, जेल तक भेजा जाता है उनको। पर वो हिम्मत नहीं हारी, और फिर उन्होंने, वो लड़ती रही उस पीरियड में भी, और फिर से उन्होंने जो है जनता के अंदर अपनी जो है पोजीशन जो थी वो बनाई। बहुत फेमस एक इंसिडेंट है बेलछी वाला, जो बहुत दूर एक जगह थी जहाँ कोई रोड नहीं था, कोई साधन नहीं था जाने का, और वहाँ दलित एक पूरे परिवार और बहुत सारे लोगों की वहां पे अत्याचार हुआ था, हत्या हो गई थी। तो किस तरह से वो हाथी के ऊपर चढ़ के दलदल में से निकलती हुई वो वहां पे पहुंची, उनका हाल पूछने के लिए, उनके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब चीजें थी इंदिरा गांधी के बारे में, जो उसमें कैपेसिटी थी खासकर गरीबों के साथ आइडेंटिफाई करने की। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जब इमरजेंसी लिफ्ट हो गई और वो हार गई, तो जो गांव में जो अमीर तबके के लोग थे, लैंडलॉर्ड वगैरह थे, उनका ये कहना था गरीबों को, दलितों को, और जो जो लोग पिछड़े हुए थे
जिनको लगता था कि जिनके लिए इंदिरा गांधी के कई प्रोग्राम थे कि अब तो तुम्हारी माँ मर गई, अब हम तुम्हें देख लेंगे। तो इंदिरा गांधी का ये जो इमेज था कि वो गरीबों की माँ थी, मुझे लगता है ये चीज हमें बहुत जोरों से जो है इसको समझने की जरूरत है कि क्यों ये इमेज लोगों के मन में उनके बारे में थी। और फिर ये मैंने कहा, फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बनी 1980 में। ये जनता की सरकार जो थी वो अ, उसके पहले जो थी वो गिर गई, दोबारा इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में वो दोबारा से जीत के आई, और 84 तक, जब तक उनकी हत्या नहीं की गई, वो प्राइम मिनिस्टर रही। बहुत सारी चीजें उसके बारे में बात की जा सकती है, पर मैं एक ही चीज पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ जो पहले भी इम्पोर्टेंट था और इस पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उनकी हत्या क्यों हुई उसके साथ भी वो कनेक्टेड है। और ये उनके पर्सनालिटी का, उनके पॉलिटिक्स का, उनके आइडियोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो इसमें हमें नजर आता है। ये पीरियड है जबकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सामने आए, इधर असम में, पंजाब में बहुत सारे एजिटेशंस जो थे चल रहे थे। और खासकर मैं पंजाब की बात करूंगी कि यहाँ पे ये पूरा जो मूवमेंट था, जो खालिस्तान के लिए, जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था और एक टेररिस्ट मूवमेंट बन गया था। इधर भिंडरावाले और उनके लोगों ने पूरा गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर लिया था, और एक बहुत सीरियस 83 से खासकर ये बहुत सीरियस सिचुएशन बन गई थी, जबकि खुलेआम जो है सड़कों पे टेररिस्ट जो थे घूम रहे थे, बसें रोक के लोगों को सामने खड़े करके स्टेन गन से मार दिए जाते थे। बहुत बहुत ही मतलब खराब हालत जो थी पंजाब में हो गई थी, और उधर गोल्डन टेम्पल को इन लोगों ने बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लिया था, एक तरह से डेसिक्रेट कर लिया था और ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उस वक्त बहुत सीरियस सिचुएशन था। तो ब्लू स्टार जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंदिरा गांधी ने जिसका फैसला किया 4 जून 1984 को हुआ, वो एक बहुत मुश्किल फैसला था इंदिरा गांधी के लिए। पर इंदिरा गांधी का फाइनली ये सोच थी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसको ये भी पता था इंदिरा गांधी को कि इसका कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोग नाराज होंगे, क्योंकि दरबार साहब है बहुत रिलीजियस, मतलब उसका सिंबोलिज्म सिखों के लिए बहुत ज्यादा है। और इसको पर और कोई तरीका नहीं कैसे यहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा, बगैर फोर्स के यूज किए, बगैर आर्मी को अंदर भेजे यहाँ से हम इनको नहीं निकाल सकते। कई महीनों तक उन्होंने डिस्कशन किए, बहुत लोगों को बुलाया, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आर्मी वालों को, इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को कंसल्ट करने के बाद वो इस फैसले पे आई कि उनको ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा और इनको यहाँ से फिजिकली हटाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वो किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अ, उन्हीं के जो गार्ड थे, एक सिख गार्ड थे, उन्होंने उनके घर के अंदर ही उनकी असैसिनेशन जो थी कर दी। तो मतलब जो सैक्रिफाइस अपनी लाइफ की उन्होंने उसके लिए दी, मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि जानते हुए कि इसका नतीजा जो है बहुत सीरियस होगा, जानते हुए कि इस पे रिएक्शन होगा और उनकी जान जो है खतरे में होगी, उन्होंने ये फैसला लिया। किस लिए लिया? सिर्फ देश की यूनिटी को बचाने के लिए। क्योंकि जब तक ये अगर ये चलता रहता तो ये पूरे इंडियन यूनिटी के लिए एक थ्रेट था। इसको रोकना बहुत जरूरी था। अब आप कह सकते हैं कि ब्लू स्टार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, मिलिट्री एक्शन ऐसे गलत है, वैसे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। पर जहां तक इंदिरा गांधी की मोटिवेशन का सवाल है, और उसके बाद ये देखिए कि उनको बहुत वार्न किया गया कि आप जो है अपने इनर गार्ड में से सिख पर्सोनल जो है उनको ड्यूटी से हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी किसी का कोई सिर फिर जाए, किसी को गुस्सा आया हो, कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक ही जवाब था उनका, आई थॉट वी वर सपोज टू बी सेक्युलर।
वो नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आई कैन नॉट सस्पेक्ट एवरी सिख दैट ही इज कम्युनल एंड दैट ही इज अ टेररिस्ट एंड दैट ही विल किल मी। कैसे? तो फिर मैं कैसे सेक्युलर हुई? तो मैं, आखिरी जो पॉइंट मैं आपके सामने जो मैं बात करना चाहती हूँ वो यही है कि मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जो एक चीज अगर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी वो ये है कि शुरू से ही हम देखें कि इंदिरा गांधी जो थी वो सेक्युलरिज्म के ऊपर कितनी पक्की थी और कम्युनलिज्म के कितना खिलाफ थी। सांप्रदायिकता को वो बिल्कुल भी जो थी उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम शुरू में ही जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी उनके खिलाफ बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हो गया। यहाँ दिल्ली के अंदर एक एंटी क्लाउ काउ स्लॉटर मूवमेंट, एक पॉलिटिकल ये जनसंघ वगैरह ने किया और उन्होंने साधुओं वगैरह को उस पे मोबिलाइज करके सामने किया। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट में निकला, हजारों लोगों का, और बहुत वायलेंस हुई और उसमें कुछ लोग भी मरे, एक पुलिसमैन भी मरा, पर वो पक्की रही बिल्कुल। और पार्लियामेंट में उस पे डिबेट हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक और सब। अगर आप पढ़ें उन डिबेट्स को, लोकसभा के जो डिबेट्स हैं, तो किस तरीके से वो उनको चैलेंज करती हैं और उनको कहती हैं कि तुम ये जो भारतीयकरण की बात करते हो ये भारतीयकरण नहीं है, तुम हिंदुआइज करना चाहते हो, तुम गलत इस्तेमाल करते हो भारतीयकरण वर्ड का, इंडियनाइजेशन। और तुम्हारे पीछे जो है ये सांप्रदायिक सोच जो है तुम्हारे अंदर ये है और इसको लेके तुम आगे चलते हो। कभी भी उन्होंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और बड़े क्लियर कट टर्म्स में वो डिबेट में जो है उनको काउंटर करती थी, उनके आइडियाज को काउंटर करती थी। और जैसे ही उनको इमरजेंसी में मौका मिला तो उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस वक्त के दस्तावेज हमारे पास सब मौजूद है कि किस तरह से आरएसएस के जो लीडर थे उन्होंने सबने उस वक्त माफी मांगने की कोशिश की कि हमें आप छोड़ दीजिए, वी आर विलिंग टू अपोलोजाइज, आप हमें जो है रिहा कर दीजिए। यहाँ तक कि एक लेटर भी है उनके जो टॉप लीडर थे उन्होंने लिखी कि वो कहते हैं हम संजय गांधी के जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार। पर इंदिरा गांधी उनकी असलियत जानती थी, जैसे कि उनके पिता भी उनकी असलियत जानते थे। और वो कभी भी जो है आरएसएस के बारे में उनको कोई गलतफहमी नहीं रही। उनको बिल्कुल क्लियर कट उनके दिमाग में पिक्चर थी कि ये लोग कौन हैं और क्या इनके आइडियाज हैं, क्या विचारधारा है और क्या इनके 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 क्या खतरे हैं, इनके जो पॉलिटिक्स है अ, उसको अगर जरा भी हम पनपने दें तो इसके क्या खतरे हैं। तो इस पे वो शुरू से लेके आखिर तक और इसीलिए वो सिख कम्युनलिज्म के खिलाफ भी, वो किसी भी, कहा जाता है कई बार ना हमारे यहाँ के वोट बैंक पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को हम वो पत्ता देते थे, वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कहा जाता था और महात्मा गांधी के बारे में भी कहा जाता था। ये बिल्कुल गलत बात है। ये वो हर तरह की कम्युनलिज्म के खिलाफ थी, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनलिज्म हो, कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो उसके खिलाफ थी। वो हमेशा शुरू से बहुत सेक्युलर रही और आखिर तक उन्होंने जो अपनी जान दी, जिस तरह महात्मा गांधी ने अपनी जान दी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए, इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी अपनी जो जान दी वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए जो है वो मार्टर बनी। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है लॉन्ग टर्म में हमें इसको याद रखना और आज के संदर्भ में आज आसपास हमारे जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं रोज, जिस तरीके का पॉलिटिक्स हमें परोसा जा रहा है, धर्म के नाम पे क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, इसको हमें समझने के लिए इंदिरा गांधी की जीवन, इंदिरा गांधी के पूरी कंट्रीब्यूशन, उनका पूरा जीवन काल, उनका पॉलिटिक्स, उनके कंट्रीब्यूशन अगर हम समझने की, थोड़ा पढ़ने लिखने की उसके बारे में कोशिश करें तो हमें इसका बहुत फायदा हो सकता है। धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक यू मृदुला जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है आपके इस पूरे वक्तव्य से जो जहां पर हम खुद डिफिकल्टी महसूस करते थे बात करते हुए। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आराम से सारी बातें हमें समझाई हैं, एक एक बारीकियों पर आपने बात किया है। मैं चाहूंगी हमारे जितने साथी जुड़े अलग अलग राज्यों से सब हैं, आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है इससे रिलेटेड हो, जो बातें हुई हैं उससे रिलेटेड या इतर भी, इंदिरा जी के जीवन से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप एक एक करके हैंड रेस करेंगे और वो प्रश्न मैं जिनका नाम लूंगी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम उन पर बातें कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए एक एक करके जिनके भी प्रश्न हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, for those who do not understand Hindi, so now we have this platform open for all the queries and questions that you people have, and Mridula ji is here with us, and she will be answering all the questions, anything you want to ask about Indira ji's life, her contribution, her political journey. So yeah, you all can raise your hands, and then we can call name one by one, and we can answer those questions. Anyone, any questions, you can raise your hands. प्लीज आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है। जी नाजिया। जी हेलो, नाजिया। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम नाज़िया है। मेरा मैम से एक छोटा सा सवाल है। वैसे तो बहुत मतलब जब मैंने क्वेश्चन डाला था तब आधी ही बातें हुई थी, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रही हूँ कि इमरजेंसी से रिलेटेड मुझे पूछना था कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया तो उस वक्त ये चीज थोड़ा और क्लियर मुझे जानना है कि ऐसी क्या बात मतलब ऐसा क्या था कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया। और अपोजिशन पार्टी खास करके आरएसएस और बीजेपी ये क्यों बार बार ये इल्जाम लगाती है इंदिरा गांधी जी पर कि उन्होंने अन्याय किया। तो सोसाइटी या फिर समाज पे क्या इसका असर हुआ कि अगर इमरजेंसी लगता है तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ सोच के ही इमरजेंसी लगाती है, उनका उनकी पॉलिसी होगी, लेकिन ये आम जनता को कैसे इफेक्ट करता है। हम्म। तो आप लोग सवाल और लेना चाहेंगे या मैं इसका जवाब दूं? वन बाय वन चलते हैं मैम, एक क्वेश्चन आया इस पे आंसर करते हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आपको कि क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे, जो जिसे हम जेपी मूवमेंट कहते हैं। एक पूरा आंदोलन चलाया गया था, काफी जोरों से उसमें छात्र भी बहुत सारे इन्वॉल्व किए गए थे। शुरू मैंने बताया कि गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट से हुआ, जो कि एक एंटी प्राइस राइज मूवमेंट थी। फिर इधर बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट थी। तो कई तरह के मूवमेंट्स अलग अलग तरीके थे जिनको एक तरह से जोड़ के एक एंटी इंदिरा मूवमेंट जो है बनाई गई। और जयप्रकाश नारायण, जो कि बड़ी अजीब बात थी कि उन्होंने उसका नेतृत्व किया, क्योंकि किसी भी तरह से वैसे उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज जो थे वो इन बाकी लोगों से नहीं मिलते थे। पर एक जो भी था, उनको लीडरशिप का कुछ ईगो इन्वॉल्व हुआ, जो भी हुआ, तो वो इसके लीडर बन के निकले। और इस मूवमेंट की जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके से ढांचा बदलने की या इंदिरा गांधी को हटाने की या कांग्रेस को हटाने की कोशिश नहीं थी। वो चाहते थे कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन से ये प्रेशर डाल के इन पे इनको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाए। जो मैंने कहा कि जैसे गुजरात में ऐसा किया था उन्होंने,
वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां प्राइस राइज के इशू को मेन लेके सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे होकर उन्होंने इतना शोर मचाया कि इंदिरा गांधी ने वहां मान ली उनकी और सरकार हटा दी। जो कांग्रेस की थी उसको हटा दिया, रिजाइन कर दिया। उनको ये लगा कि यही हम नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त मैंने बताया एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था। ये इकोनॉमिक सिचुएशन काफी बिगड़ गई थी अचानक, क्योंकि ऑयल शॉक हुआ था, प्राइस राइज हो गया था दुनिया में तेल का। तो अचानक वो हर चीज पे प्राइसेस वगैरह पे बहुत, एक तो इकोनॉमिक डिसकंटेंट कंट्री में एक था। तो इन सब चीजों को जोड़ के जो ये सारे ऑपोजिशन फोर्सेस थे, इनको लगा कि इंदिरा गांधी को हटाने का एक मौका है इस वक्त हमारे पास। तो तरीके उन्होंने जो अपनाए वो ऐसे थे कि गैर कानूनी थे। और सबसे ज्यादा जो मैंने कहा आखिर में, वो आर्मी को और पुलिस फोर्स को उन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग जो है रेबेल कीजिए, रिबेलियन कीजिए, आप जो है सरकार की, अपने ऑफिसर्स की जो ऑर्डर्स हैं वो मत मानिए। अब देखिए, कोई भी सरकार जो है इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर आप ओपनली इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर आप कैसे सरकार चलाएंगे, आप देश को कैसे चलाएंगे? अगर आपके आर्मी, आपके पुलिस जो है सरकार का ऑर्डर ही नहीं मानेगी तो कैसे सरकार चलेगी? दूसरी बात मैंने जो बताया, उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट दिया। यहाँ रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा मीटिंग मीटिंग बुलाया दिल्ली में, और फिर कहा कि हम जो है कल से जाके इंदिरा गांधी का घर के घेराव करेंगे, उसको उसके घर से नहीं निकलने देंगे, फोर्स करेंगे उसको रिजाइन करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर उस घेराव को हटाने के लिए क्या करना पड़ता? बहुत लोगों की जानें जाती, मैसेकर होता। कि अगेन कोई सरकार तो अलाउ नहीं कर सकती कि प्राइम मिनिस्टर को घेराव कर लिया आपने, ये कोई तरीका तो नहीं है सरकार हटाने का। तो और ऐसा तो कुछ इंदिरा गांधी ने किया नहीं था जिसके लिए कि उसको गिल्टी इतना बताया जा रहा था कि उसको आप इलेक्शन में लड़िए और हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने यही तो कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, आप भी उसमें लड़ो, मैं भी लड़ूंगी, जो जीतेगा वो ठीक है। पर वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे, कि उनको पता था कि उसमें वो नहीं जीत सकते। तो मैंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी की, हम ये कह सकते हैं कि उसको उसको चाहिए था कि ये बेटर होता अगर वो उसी वक्त इलेक्शन बुला लेती, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देती और कहती चलो ठीक है 3 महीने के अंदर मैं इलेक्शन करा रही हूँ, आ जाओ मैदान में। परंतु जो भी था, क्या रीजंस थे, मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की है, उनको रिटरेट कर सकती हूँ। हो सकता है मैंने कहा उनके पास कुछ और भी ऐसी जानकारी हो जिसके कारण उनको ये लगा कि ये रास्ता ठीक था। हाँ, पर इमरजेंसी, आपने पूछा कि इमरजेंसी लगाना क्यों गलत। ये देखिए, इमरजेंसी लगाने का मतलब ये था कि लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज जो है वो खत्म हो जाते हैं। आपकी प्रेस पे कंट्रोल हो गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब कर दी गई। तो नेचुरली ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है ना, तो लोगों में रिजेंटमेंट तो होगा ही ना इस पे। फिर कई पॉलिसीज भी ऐसी हुई, जैसे एक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी थी, स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी थी, जो जिसको लेके कि इमरजेंसी बहुत अनपॉपुलर हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि इसको हमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, इससे कतराना नहीं चाहिए। अ, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं एनी जी। नमस्कार अंतिका जी। जी नमस्ते, आप प्रश्न रखिए। नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं छत्तीसगढ़ से एनी पीटर। मैम मैं ये मेरा पूछना, उस समय तो हमारी पैदाइश नहीं थी जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो उस समय देश की कंडीशन क्या था? किस मैं ये किस मतलब से देश की कंडीशन, एक तो ये था कि रिएक्शन जो था वो ये था कि अ, बहुत सारे जो जगह थे, गरीब लोग खासकर जो थे,
वो बहुत दुखी हुए थे। जनरली सब दुखी थे, परंतु खासकर जो गरीब लोग थे, हमको सुनने में आता है और देखा है, लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है इसका एविडेंस, कि गांव में, साउथ इंडिया में खासकर, आंध्र प्रदेश में, 2-2 3-3 दिनों तक जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने घर में आग भी नहीं जलाई, खाना नहीं बनाया, शोक मनाया उन्होंने, जैसे उनके परिवार का एक सदस्य मर गया। दूसरा रिएक्शन जो आपको मालूम ही है, जो एक बहुत गलत रिएक्शन उस वक्त ये हुआ, क्योंकि उनके जो हत्यारे थे वो एक सिख समुदाय से आते थे, तो एक जो रिएक्शन हुआ वो एंटी सिख रिएक्शन हुआ, और कई सारे जगह पे, खासकर अगेन नॉर्थ इंडिया के शहरों में जो है सिखों पे अटैक करे गए, और बहुत सारे सिख जो है वो उसमें मारे गए। तो ये एक बहुत गलत रिएक्शन भी हुआ उस वक्त। थैंक यू मैम। थैंक यू एनी जी। अमरदीप जी। हेलो मृदुला मैम। हेलो। इंदिरा जी के बारे में एक नैरेटिव जो शुरुआती समय में बना था, वो गूंगी गुड़िया को लेके बना था। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय का जो चैलेंजेस थे, लाइक क्या उस समय लोगों को लगता था कि ये नेहरू की बेटी है तो शायद ये पॉलिटिकली कब्जा कर लें, या जो सिंडिकेट के नेता थे या उनका डर था। एक बार उनकी उस समय की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, क्योंकि आज भी ये समस्या जस की तस है कि कोई महिला राजनीति में आना चाहती है तो उसकी उसके इर्द गिर्द इस तरह के कई सारे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, आज भी बनते हैं। तो हालांकि इंदिरा जी ने काफी मतलब कि इस नैरेटिव को तो तोड़ ही दिया आगे चल के, लेकिन इसके पीछे जो, इस नैरेटिव के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था, लाइक किन की तरफ से ये बार बार आ रहा था कि उनको गूंगी गुड़िया कहा जाए, क्या ये मीडिया का स्वतः था या फिर इसके पीछे लोग थे? देखो, गूंगी गुड़िया वाला तो मैंने बताया था कि राम मनोहर लोहिया ने ये यूज किया था फ्रेज उनके लिए। तो मैंने तो कहा पहले कि बिल्कुल ये सेक्सिस्ट माइसोजिनिस्ट एक माइंडसेट का नतीजा है ये, कि ये महिला है, ये क्या कर लेगी। और दूसरी बात है कि जो सिंडिकेट के लीडर्स भी थे सीनियर, उनका भी एक तरह से ये फीलिंग थी कि उन्होंने बनाया उसको इसीलिए कि उनको लगा कि उसके थ्रू वो लोग जो हैं एक्चुअली पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो परंतु जैसे मैंने कहा कि ये गलत फहमी होती है महिलाओं के बारे में, कि उनकी अपनी समझ नहीं है, उनकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार महिलाओं को बहुत देर तक अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता। जो उनकी अंदर प्रतिमा होती है, जो उनके अंदर कौशल होता है, वो छुपा हुआ रहता है। पर अब आप देखेंगे कि सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं किसी भी तरह से, तो अचानक उनको एक मौका मिलता है, उनको एक जो है नया माहौल मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है, उनकी जो असली पर्सनालिटी है, जो उनके अंदर की एक ताकत है, वो सामने आ जाती है। तो इंदिरा गांधी के केस पे मैंने यही डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि ये नहीं है कि एकदम पहले दिन से ही वो, चूंकि नेहरू की बेटी थी, सब डर के बैठ गए थे कि अरे ये तो बहुत पावरफुल महिला है, और इसलिए वो बनी। नहीं, उनको लड़ना पड़ा अपनी पोजीशन बनाने के लिए। 66 से लेके कम से कम 2-3 साल लगे उनको अपनी पोजीशन को एसर्ट करने के लिए। उनको बहुत बुरा भला सुनना पड़ा, बहुत ह्यूमिलिएशन भी सहनी पड़ी, पार्लियामेंट में उनका मजाक बनाया जाता था। तो ये जो है, इसी तरह आप देखेंगे जयललिता के साथ किस तरह का व्यवहार होता था, आपको याद होगा। तो ये महिला लीडर्स भी जो है, उनको बहुत तरह के वो समाज के जो एटीट्यूड्स हैं, मेल एटीट्यूड्स, वो उनको सहने पड़ते हैं, और उनको उसमें से निकल के आना आसान नहीं होता है। ऑफ कोर्स बाद में तो उल्टा हो गया कि शी इज द ओनली मैन इन द कैबिनेट। फिर तो वो देवी शक्ति बन गई और दुर्गा बन गई और क्या कुछ बन गई। ये भी एक हमारे समाज की खासियत है, या तो हम पूजा करेंगे महिला की शक्ति का रूप है, और या फिर उसको बिल्कुल दबा के रखेंगे।
या वो गूंगी गुड़िया है या शक्ति है, बीच में कुछ नहीं है। थैंक यू मैम। प्रीति जी, आपका सवाल। हेलो। जी प्रीति जी। नमस्ते मैम, नमस्ते अवंतिका जी। नमस्ते। आपने इंदिरा जी के बारे में बहुत कुछ बताया, इसके लिए आपको शुक्रिया। और मैम, महिला आरक्षण के विषय में इंदिरा जी की क्या सोच थी? महिला आरक्षण के बारे में, देखिए महिला आरक्षण का इशू जो है ये बहुत बाद में आया है। उस जी। समय पे महिला आरक्षण का इशू नहीं था, पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं था, तो हमें नहीं मालूम है कि उनका इस पे ऊपर उनका कोई स्टेटेड वो नहीं है। अभी ऐसी कोई प्रपोजल नहीं था कि महिला के लिए आरक्षण किया जाए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। हम आगे चलते हैं, शहनाज जी। शहनाज खानम जी, आसाम से। जी नमस्ते। जी। नमस्ते मैम। हाँ। जी मेरा क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, सबको तो पता है कि अभी मतलब बीजेपी के सरकार में सभी लोग मतलब बोलते हैं कि मोदी जी बाहर गए हैं, हम लोग के इंडिया को मतलब बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे यह जानना है, मतलब इंदिरा जी ने तो मतलब खुद को एज ए आइडल लेडी दुनिया के सामने रखा था। तो उनका क्या मतलब वो रोल था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को ले जाने के लिए, या हम कैसे उसको मतलब उन लोगों के सामने लाए कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था। देखिए इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में ही, तो बहुत ही जल्दी उनको काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। 1965 में भी हिंदुस्तान में क्या हुआ था कि ये ड्राउट सिचुएशन हो गई थी, बारिश वारिश नहीं हुई थी ठीक से। और 66 में सेकेंड ईयर ऑफ ड्राउट हो गया, तो ऑलमोस्ट फैमिन कंडीशंस हो गए थे बिहार वगैरह में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में कई जगह में। और उस वक्त फूड की बहुत शॉर्टेज थी। तो उन्होंने जब बनी तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं बात करती हूँ, देखती हूँ, तो अमेरिका गई, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ मिली, उनसे बात की कि हमें जरूरत है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। परंतु फिर उन्होंने आके देखा कि ये तो इनके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये तो रिलीज ही नहीं कर रहे टाइम पे जो वहां से व्हीट आनी होती थी। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कोशिश करी कि इंडिया के ऊपर हम प्रेशर डालें इनकी फॉरेन पॉलिसी बदलने का। तो वो इंदिरा गांधी पे प्रेशर डालने लगे। उस वक्त वियतनाम का युद्ध चल रहा था, अमेरिका और वियतनाम का। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वियतनाम को क्रिटिसाइज करे, अमेरिका को सपोर्ट करे, जो कि इंदिरा गांधी करने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने काफी कोशिश की प्रेशर डालने की। जब इंदिरा गांधी ने ये रियलाइज किया कि ये लोग तो जो है, ये जो हमारी जरूरत है इस वक्त खाने के, वीट की जरूरत है, इस फूड की जरूरत है, उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर डालने के लिए। तो उन्होंने फिर उनको अमेरिकन्स को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है, वो उन्होंने अपनी पॉलिसी जो थी उन्होंने दूसरे देशों के साथ स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, ग्रीन रेवोल्यूशन पे एम्फेसिस किया। और बिल्कुल अमेरिकन्स को ये मैसेज मिल गया कि हम जो है आपके दबाव में नहीं आने वाले। और वियतनाम के ऊपर खूब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिए, अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए, सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती की। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी ही दिन में, कुछ महीनों में ही इंदिरा गांधी समझ गई कि ये जो है हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है बनानी पड़ेगी, और तभी हम। और फिर उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि उनके फादर ने मालूम है आपके, जवाहरलाल नेहरू ने जो एम्फसाइज किया हुआ था कि किसी भी एक गुट के साथ हमें नहीं जुड़ना है, हमें नॉन अलाइंड रहना है और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनानी है दुनिया में। तो फिर उन्होंने नासिर, टीटो, इन सबके साथ दोस्ती करनी शुरू की। और आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने पूरा अलग एक और फिर तो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बहुत बड़ी लीडर बनी। जैसे मैंने बताया बांग्लादेश के क्राइसिस में किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फेवर में मोबिलाइज किया ओपिनियन।
परंतु एक बात थी कि वो उनको पूछा भी गया एक बारी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उनके किया गया कि विच वे डू यू टिल्ट, लेफ्ट और राइट, टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और टुवर्ड्स द यूएसए, इस तरह का सवाल किया गया। तो उनका बड़ा सीधा जवाब था, उन्होंने कहा था आई थिंक वी स्टैंड स्ट्रेट। तो मैं एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि, और फिर अब बांग्लादेश के क्राइसिस में किस तरीके से उन्होंने इंडो सोवियत फिर फ्रेंडशिप ट्रीटी करी ताकि अमेरिका को काउंटर किया जाए। तो कुछ ही साल के अंदर देखिए 66 पे वो बनी थी और 71 की मैं बता रही हूँ, शी बिकेम अ वेरी अकम्प्लिश्ड प्लेयर इन द इंटरनेशनल फील्ड। बांग्लादेश बनाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी, इंदिरा गांधी के बगैर तो ये बांग्लादेश नहीं बन रहा था ना। टू गेट अवे विद इट, टू फॉर्म अ न्यू कंट्री, आज तक पाकिस्तान ने माफ नहीं किया हमें, करेंगे भी नहीं। तो थैंक यू मैम। हम आगे चलते हैं। नम्रता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी मेरा ये प्रश्न है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में इंदिरा जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्या अब हम उसी तरह से बांग्लादेश को समर्थन दे सकते हैं? ये आज की स्थिति में कितनी प्रासंगिक है? देखिए, थैंक यू मैम। आज की स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी वहां पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पावर में कौन है। अ, जो अभी वो है यूनुस साहब, जो कि मतलब फॉर्मली जो हेड हैं, उनके पास रियल पावर तो है नहीं, वो तो पॉलिटिशियन ही नहीं है। और दूसरी जो पार्टीज उस वहाँ वहाँ है, बीएनपी है, और सबसे ज्यादा अभी जो पावर में सामने आए हुए हैं जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी पिक्चर है वहां पे। कोई क्लैरिटी नहीं है अभी बांग्लादेश में इस वक्त। इंडिया की तरफ से भी कोई क्लियर पॉलिसी फॉलो करना भी मुश्किल है। शेख हसीना का भी सवाल है, वो बहुत पुरानी हिंदुस्तान के साथ उनकी दोस्ती रही है। मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने सपोर्ट किया, बांग्लादेश बना, और फिर परंतु कई कुछ हुआ शेख हसीना के रूल में जो कि क्वेश्चनेबल है, उनकी पॉलिसीज वगैरह। तो हम, मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए जो है बहुत केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। अभी हमें वहाँ का इंटरनल सिचुएशन जो है उसको डेवलप होने देना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ कोई खास रोल नहीं परफॉर्म कर सकते, और अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो उसको इंटरफेरेंस माना जाएगा और हमारे खिलाफ और भी ज्यादा हो जाएंगे। इन एनी केस हमारी रेपुटेशन अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम शेख हसीना के सपोर्टर माने जाते हैं। तो इस वक्त और इंडियन बिजनेस वगैरह भी काफी वहां पे है, और कई कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इस करके अभी डिप्लोमेटिकली हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। अमेरिका भी इन्वॉल्व है, अभी देखते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या एटीट्यूड लेती है बांग्लादेश की तरफ। तो इंटरनेशनल इश्यूज भी इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व है, चाइना है। अभी हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम। हम आगे चलते हैं। रोहन, रोहन आप अपना प्रश्न पूछिए। ओके। मैम नमस्ते मैम। मेरा ये सवाल था कि हमने ये देखा कि इंदिरा जी का जो टेन्योर था उस समय, हम अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें पॉलिटिक्स में, तो वो मात्र 0.6% ही बढ़ा था। लेकिन जब हम इसको लेकर लेख वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब सारे लोग प्रचार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में ये पैट्रियार्कल माइंड और सेटअप भी था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन और ना बढ़ जाए, मतलब कहीं ना कहीं एक इंटरनली ये चल रहा था। इसी कारण उस समय इंदिरा गांधी जी के पूरे टेन्योर में भी हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाया। तो आपका इस पे क्या टेक है मैम, कि क्यों आपको लगता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में उतना ज्यादा नहीं बढ़ा? कारण
क्या था उनके पूरे समय कार्यकाल में? जैसे कि मैंने कहा ना कि एक तो उस वक्त ये विमेन के लिए रिजर्वेशन और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाले इश्यूज जो थे वो पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं थे। एक समझ थी उस वक्त जो फ्रीडम स्ट्रगल के दिनों से भी निकल के आई थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वुमेन एजुकेशन और बढ़ेगा तो महिलाएं जो है सामने आएंगी, पॉलिटिक्स में आ जाएंगी। और मतलब कोई उस तरह का रेजिस्टेंस नहीं था कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, पर कितनी परसेंटेज है ये सब चीजें जो है एक एक ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो खासकर एजुकेशन के साथ लिंक्ड होगा कि किस तरीके से एजुकेशन बढ़ेगा, एम्पावर होंगे। और फिर परंतु हुआ क्या, देखिए कई चीजें होती है जो महिलाओं को पॉलिटिक्स से बाहर रखती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स का नेचर बदला और इसमें क्रिमिनलाइजेशन हुआ, इसमें करप्शन हुआ, तो ये काफी सारी ऐसी चीजें। और फिर मनी का जो जो एक तरह से आप कह सकते हैं पैसे का इतना बड़ा रोल पॉलिटिक्स में कि जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो आप पॉलिटिक्स में लड़ ही नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है, मुझे लगता है कि खासकर 70s 80s 90s में ये बढ़ती रही, इससे जो एक नेचुरल प्रोसेस था महिलाओं का पॉलिटिक्स में आने का वो जो है उसको काफी अफेक्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि विमेन्स, देखिए कैसे कोई भी सेक्शन जो है पॉलिटिक्स में कैसे आता है, प्रोमिनेंट कैसे आता है, मूवमेंट के थ्रू आता है। एक हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, तो जो पहले 30-40 साल के जो सारे नेता वगैरह थे वो उसी का एक प्रोडक्ट थे, चाहे वो महिलाएं थी चाहे वो आदमी थे। तो अब ऐसा था कि आजादी के बाद जहां तक महिलाओं का सवाल है वहां कोई खास हमें मूवमेंट नहीं दिखाई देते, स्ट्रगल्स जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हो। 50s में 60s में इमरजेंसी के बाद फिर से एक नया दौर शुरू हुआ, महिलाओं के जो मूवमेंट्स चालू हुए, डाउरी को लेके, इसको लेके, उसको लेके। तो एक नया सेक्शन जो है वो सामने आया, चाहे वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना गया हो पर कम से कम प्रोमिनेंटली एक महिलाएं सामने आने लगी। 50s 60s में ऐसा था कि जो महिलाएं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सामने आई थी उनमें से कुछ तो पॉलिटिक्स में आई सामने। सुचेता कृपलानी जैसे चीफ मिनिस्टर बन गई यूपी की, बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने में राजकुमारी अमृत कौर थी, अरुणा आसफ अली थी, कई थी ऐसी। परंतु बहुत सारी महिलाएं जो है वो आजादी के बाद जो पहले स्ट्रगल में थी वो विमेन्स वो अलग फील्ड में चली गई, एजुकेशन में चली गई, बहुत सारी विमेन्स वेलफेयर में चली गई, लाइवलीहुड इश्यूज में चली गई। एक तरह से जो है वो इलेक्टरल पॉलिटिक्स में नहीं आई पर कंसोलिडेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ विमेन जो थी उस फील्ड में वो चलेगी। उनको लगा कि महिलाओं को, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय इतनी रैडिकल वो पॉलिटिकल लीडर थी, आजादी के पहले सोशलिस्ट थी, अभी 30 साल की भी नहीं थी जब पहली बार इलेक्शन उन्होंने लड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेट 20s में पूरी दुनिया में जाके इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रोपेगेंडा करके आई थी, बहुत रैडिकल थी, पहले वुमन थी पॉलिटिक्स में जिसने ओपनली डाइवोर्स किया। परंतु आजादी के बाद उनको लगा कि नेशन बिल्डिंग के लिए मुझे जो है ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करना है। वहां पे उन्होंने जरूर महिलाओं के लिए काम भी किया पर उन्होंने पूरा फील्ड अपना बदल लिया। इसी तरह दुर्गाबाई देशमुख जो बहुत प्रोमिनेंट थी आजादी के पहले, पर फिर वो सोशल वेलफेयर बोर्ड वगैरह में चली गई, पहले मेंबर पार्लियामेंट थी पर फिर ज्यादा दूसरी इस टाइप की एक्टिविटीज में चली गई। तो कई ऐसे कारण हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके कारण मतलब इतना इजी नहीं है इसका जवाब देना।
बहुत सारे रीजंस होते हैं इसको, मतलब मैं 2-3 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जिन 3 लोगों के हैंड रेज हैं, अनुष्का जी, मनोरमा जी एंड पुष्पा जी, आप तीनों से रिक्वेस्ट है आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बताइए, तो हम नोट कर लेते हैं और फिर एक बार में मतलब तीनों को आंसर करते हैं क्योंकि हाँ, टाइम। जी मैम। अवंतिका। हाँ, अवंतिका ना। हाँ हाँ हाँ, मैम। मैं यही कहने वाली थी कि देखो, जरा टाइम देख लें। हाँ अभी हाँ 7:40 के करीब हो रहे हैं, जी तो मैम। और 5 मिनट में अगर हम खत्म कर ले, मुझे जरा कहीं जाना है। हाँ, हाँ हाँ मैम, इसलिए तीनों क्वेश्चंस एक बार में ले लेते हैं हम। हाँ, प्लीज प्लीज। ठीक है। आप लोग एक एक करके अपने अपने क्वेश्चन रखेगा। अनुष्का जी, आपसे शुरू करते हैं शॉर्ट में। क्या आवाज आ रही है? हाँ अनुष्का जी, आवाज आ रही है। हाँ। ओके, नमस्ते मृदुला जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने इंदिरा गांधी जी को काफी स्ट्रांगली एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर देखा है और काफी लंबे समय तक उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। अ, उनका महिलाओं के बारे में उनकी क्या सोच थी उस दौरान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी क्या सोच थी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। थैंक यू। हम्म देखो, मुझे लगता है कि एक उनका उनका जो पूरा रवैया था ना, वो उनकी जो समझ थी, वो एक प्रोग्रेसिव लीडर, एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉग की थी। वो अलग से जो है महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स और एज आई सेड रिजर्वेशन, ये सब इश्यूज नहीं थे। ये उस दौर के इश्यूज नहीं थे। आप ये सोच के देखिए कि उस वक्त कोई भी नहीं ये डिमांड कर रहा था कि विमेन के लिए रिजर्वेशन किया जाए। ये बाद में ये समझ बनी है कि इतना रेजिस्टेंस शायद है सोसाइटी में कि अपने आप से नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे जो रिफॉर्मर्स थे वो भी ये कहते थे कि विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं, विमेन को पॉलिटिकल पार्टीज में जो है टिकट देने चाहिए, ज्यादा टिकट में रिजर्वेशन करो, नॉट रिजर्वेशन पर टिकट में, जैसे कि हाँ इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये कई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। और जहां तक दूसरे प्रोग्राम्स का, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स का सवाल है, वो जो सबको अप्लाई करते हैं, और दूसरे जहां तक कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली न्यूट्रिशन वगैरह को लेके, चिल्ड्रन को लेके, उस टाइप के प्रोग्राम्स जो है वो इंदिरा गांधी के उसमें जरूर आते हैं। जो उनके सोशल बेनिफिट्स, सोशल वेलफेयर, प्रो पुअर, देखिए नेहरू पीरियड में इतने पैसे ही नहीं थे कि आप इस तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स कर सको। ये इंदिरा गांधी ने ही इंट्रोड्यूस किया, खासकर इमरजेंसी से थोड़ा पहले और फिर खासकर इमरजेंसी के टाइम। ये पूरा एक डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी बना के गरीबों को देना, और फिर उसमें न्यूट्रिशन, महिलाओं के लिए अलग तरह के प्रोविजन, मेटर्निटी बेनिफिट, ये सब चीजें जो है ये इसी पीरियड में आनी शुरू होती है। पर इसका भी ना सबसे ज्यादा जो है, मैंने जो कहा ना आपको कि आप ये समझ के रखें कि 50s और 60s और टिल इमरजेंसी के बाद तक उस तरह के कोई विमेन्स मूवमेंट भी नहीं थे। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, पर मूवमेंट, स्ट्रगल्स और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फर्क होता है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडर्स रिस्पॉन्ड टू स्ट्रगल्स। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मनोरमा जी। नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उस समय इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था, तो उनके लिए, जैसे अभी भी हम देखेंगे कि आरएसएस का दबदबा धीरे धीरे आज के जनरेशन में भी देखने को मिल रहा, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग था आरएसएस को बैन करना, और उनको कब लगा कि मुझे आरएसएस को बैन करना ही होगा? थैंक यू। ये उन्होंने किया इमरजेंसी के दौरान, और इसलिए किया कि उनको ये बहुत क्लियर था कि जो मेन कार्डर जो था ना जेपी मूवमेंट का, वो आरएसएस का कार्डर था। जेपी के पास अपना कोई कार्डर नहीं था, जेपी के पास कोई अपनी पार्टी ही नहीं थी। जेपी वॉज अ लीडर विदाउट अ पार्टी।
इसीलिए वो सो कॉल्ड जेपी मूवमेंट के लीडर बन गए थे। तो बाइडेन उनके उनके अपने बारे में नोशंस बहुत थे, टोटल रेवोल्यूशन करना है, पर वो अपने पार्टी वगैरह से भी काफी अलग हो चुके थे, क्योंकि जो सोशलिस्ट पार्टीज थी वो इंडिपेंडेंस के बाद सारी स्प्लिट करती रही। सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, केएमपी बहुत सारी बनती गई, और जो मेन लीडर उसके इमर्ज किए वो राम मनोहर लोहिया थे उधर। तो कुछ देर बाद जो इंक्रीजिंग जेपी तो फिर उधर भूदान मूवमेंट में चले गए, विनोबा भावे के साथ कई साल लगे रहे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के थे ही नहीं। फिर जो वो आए तो उनके पास तो कोई पार्टी नहीं थी, कोई उनके पास तो काडर नहीं थे। तो जो मेन काडर था जो उनको सपोर्ट किया, जिसके बेसिस पे ये सारी जो मैंने डिस्क्राइब किया, जो एंटी एंटी इंदिरा जो सारा चला अभियान, वो काडर तो सारा आरएसएस का था। तो वो समझती थी कि इसके पीछे कौन है, और इन एनी केस कम्युनलिज्म के तो वो बिल्कुल खिलाफ थी। तो उनको जब मौका मिला इमरजेंसी में, क्योंकि ये लोग बहुत सारे जो थे ये अंडरग्राउंड काम कर रहे थे इधर इसके इमरजेंसी के खिलाफ, तो तब उन्होंने उसको बैन किया। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, पुष्पा पुष्पा जी। जैसे कि बनी, तो उस समय पे उन्हें जैसे बजट पेश करना था, तो वो मतलब बजट सॉरी, बजट ही पेश नहीं समझ कर नहीं पा पाई, रही। इस वजह से पुष्पा जी, एक हेलो, बार आप अपना क्वेश्चन शुरू से रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा ऑडियो समझ का। नहीं पाई आवाज फिर। नहीं आ रही। अभी ठीक है, अभी बोलिए आप। मैं ये कह रही थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो उस टाइम पे मतलब उन्हें अपना बजट पेश करना था 1969 के अंदर, तो वो इतना नर्वस हो गई थी कि अपना बजट ही पेश नहीं कर पाई, तो उस वजह से जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने उन्हें भूमि दिया कहा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहती थी आपसे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है जो आप कह रही हैं, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 69 तक तो वो बहुत अकम्पलिश्ड लीडर बन चुकी थी। ये मैंने मुझे पढ़ा नहीं, था, तो ये मैं आपसे मुझे लगता है ये कहीं पे ये शायद बात सच नहीं है, पर मैं पूरी तरह नहीं कह सकती। ठीक है, थैंक थैंक यू पुष्पा जी। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी साथियों के प्रश्नों का बहुत विस्तार से जवाब दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शक्ति अभियान काम करता है, हम कोशिश करते हैं कि हम दूर दूर गांव में जाके महिलाओं की एक ऐसी टीम खड़ी करें जो कि न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि आत्मीयता भी उनके बीच में रहे। मतलब वो एक सिस्टरहुड का बॉन्ड हम लगातार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस कंट्री। तो वहां पर इंदिरा जी का रेलेवेंस बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी लीडर है जो आज भी जिन गांवों में आप मोदी जी का नाम नहीं भी सुनेंगे, वहां इंदिरा जी को सब पहचानते हैं। वो लोकप्रियता और वो जो उनका अपना एक असर है भारत के गांव में, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो बहुत जरूरी था कि हम उनके जीवन को थोड़ा और विस्तार से समझें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, इतने धैर्य के साथ हमें सारे जवाबों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू सो मच।